आज का अपडेट भारत के डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स के पुराने फैसले से जुड़ा है। हुआ ये था कि साल 2007 के आसपास भारत ने अपने Su-30 MKI फाइटर बेड़े को स्टैंडर्डाइज करने और मेंटेनेंस को आसान बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया था। लेकिन उसी फैसले का एक साइड इफेक्ट ये हुआ कि डीआरडीओ के पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बचा जो उसके कई एडवांस टेस्टिंग प्रोग्राम्स के लिए सबसे उपयुक्त साबित हो सकता था। उस समय भारतीय वायुसेना के पास अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन वाले Su-30 विमान थे, क्योंकि शुरुआती बैच रूस से अलग अलग स्टेज में आए थे और बाद में भारत में लाइसेंस प्रोडक्शन भी शुरू हुआ। इन अलग अलग वेरिएंट्स की वजह से लॉजिस्टिक्स, स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस काफ़ी जटिल हो रहा था। इसी समस्या को सुलझाने के लिए एक फ्लीट क्लीनअप या स्टैंडर्डाइजेशन का निर्णय लिया गया, जिसमें पुराने या अलग कॉन्फ़िगरेशन वाले विमानों को अपग्रेड करना या हटाना शामिल था। इस प्रक्रिया में कुछ शुरुआती Su-30 विमान जो पूरी तरह से नए स्टैंडर्ड के हिसाब से अपग्रेड करना महंगा या मुश्किल था, उन्हें सक्रिय ऑपरेशनल रोल से बाहर कर दिया गया। उस समय ये फैसला पूरी तरह से व्यावहारिक और लॉजिस्टिक के लिहाज से सही माना गया, क्योंकि एयरफोर्स को एक समान और आसानी से मेंटेन होने वाला बेड़ा चाहिए था। लेकिन बाद में जब डीआरडीओ ने एयरक्राफ्ट बेस्ड टेस्टिंग की ज़रूरत महसूस की, खासकर नए हथियार, सेंसर और टेक्नोलॉजी को रियल फ्लाइट कंडीशंस में टेस्ट करने के लिए, तब एक समस्या सामने आई। डीआरडीओ को एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जो शक्तिशाली हो, जिसमें पर्याप्त पेलोड कैरी करने की क्षमता हो और जिसमें मॉडिफिकेशन के लिए जगह और फ्लेक्सिबिलिटी हो। Su-30 MKI इस काम के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि ये ट्विन इंजन हैवी क्लास फाइटर है जिसमें लंबी रेंज, हाई एंड्योरेंस और मल्टी रोल कैपेबिलिटी है। अगर 2007 में हटाए गए या सेकेंडरी रोल में डाले गए कुछ Su-30 विमानों को टेस्ट बेड के रूप में रखा जाता, तो डीआरडीओ के पास आज एक बेहद सक्षम एयरबॉर्न टेस्ट प्लेटफॉर्म होता। इस तरह के प्लेटफॉर्म पर नए रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल और यहाँ तक कि नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी जैसे डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम तक को टेस्ट किया जा सकता था। वर्तमान में भारत के पास समर्पित एयरबॉर्न टेस्ट बेड की कमी को लेकर चर्चा होती रही है। डीआरडीओ ने कुछ अन्य प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया है, जैसे छोटे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या मॉडिफाइड जेट्स, लेकिन वे Su-30 जैसे हैवी और हाई परफॉर्मेंस फाइटर की बराबरी नहीं कर सकते। Su-30 में जो पावर, स्पीड, अल्टीट्यूड और पेलोड फ्लेक्सिबिलिटी है, वो इसे एक आदर्श फ्लाइंग टेस्ट लैब बना सकती थी। इस फैसले का एक और पहलू ये है कि उस समय भारत का फोकस मुख्य रूप से ऑपरेशनल रेडीनेस और लागत नियंत्रण पर था, जबकि रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए अलग से एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत को उतनी प्राथमिकता नहीं दी गई। बाद में जब स्वदेशी हथियारों और सिस्टम्स के विकास में तेज़ी आई, तब इस तरह के प्लेटफॉर्म की कमी ज़्यादा महसूस होने लगी। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि एक ऑपरेशनल फाइटर को टेस्ट बेड में बदलना आसान काम नहीं होता। इसके लिए स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, डेटा कलेक्शन सिस्टम और सेफ्टी मैकेनिज्म लगाने पड़ते हैं। अगर पुराने Su-30 विमान उपलब्ध होते तो उन्हें ऑपरेशनल ड्यूटी से हटाकर इस तरह के प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, जिससे एयरफोर्स के मुख्य बेड़े पर कोई असर नहीं पड़ता। अब भारत इस गैप को भरने के लिए नए विकल्पों पर विचार कर रहा है, जैसे कि किसी मौजूदा प्लेटफॉर्म को मॉडिफाई करना या पूरी तरह से एक डेडिकेटेड टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट विकसित करना। लेकिन ये काम समय, पैसा और तकनीकी संसाधनों की मांग करता है, जो पहले से उपलब्ध प्लेटफॉर्म होने पर बचाया जा सकता था। कुल मिलाकर 2007 का Su-30 फ्लीट क्लीनअप निर्णय उस समय की ज़रूरतों के हिसाब से सही था, लेकिन लंबे समय में उसने डीआरडीओ को एक ऐसे आदर्श टेस्ट प्लेटफॉर्म से वंचित कर दिया जो भारत के स्वदेशी रक्षा प्रोजेक्ट्स को और तेज और प्रभावी बना सकता था। ये मामला इस बात का उदाहरण है कि रक्षा योजना में ऑपरेशनल ज़रूरतों के साथ साथ भविष्य की रिसर्च और डेवलपमेंट आवश्यकताओं को भी संतुलित तरीके से ध्यान में रखना कितना ज़रूरी होता है।